हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में जहां हम लोग इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आते हैं। मैं हूं जावेद और आज हम लोग बात करेंगे अबाउट द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। यहाँ दोस्तों सेकेंड वर्ल्ड वॉर इन द ईयर 1939 स्टार्ट होता है एंड 1945 दैट केम टू एन एंड। सो इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे एंड जो एक छोटा सा बैकग्राउंड, उसका जो एक बैकग्राउंड होता है एग्रेसिव नेशनलिज्म को लेकर इटली, जर्मनी एंड जापान जो कि एक्सिस्ट पावर थी, राइट। सो इनका एक बैकग्राउंड देखेंगे। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है ये फिनोमेना। रशिया भी थोड़ा सा जर्मनी के साथ रहता है, लेकिन बाद में विद द लैप्स ऑफ टाइम वो भी उसके साथ जो पैक्ट बना रहता है वो टूट जाता है, राइट। सो इसी वक्त लीग ऑफ नेशंस का फेलियर देखा जा सकता है, उसके बारे में बात करेंगे हम लोग। एंड एक अपीजमेंट पॉलिसी जो चल रही होती है फ्रांस एंड इंग्लैंड के द्वारा, उन चीज़ों के बारे में भी हम लोग जानेंगे। एंड देन फाइनली डिफरेंट कंट्रीज में जो कब्जा जमाने का रवैया रहा था, एक जो एटीट्यूड था जर्मनी एंड इटली का लेकर, यानी राइज ऑफ नाजिज्म एंड फासिज्म जो था, एंड दूसरे इलाकों, दूसरे कंट्रीज में जो ऑक्यूपेशन था, चाहे पोलैंड हो, चेकोस्लोवाकिया हो, वगैरह वगैरह, उन चीज़ों के बारे में जानेंगे। एंड देन फाइनली देखा जा सकता है कि अमेरिका की एंट्री होती है इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। अलाइड पावर इस तरीके से एक ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर टर्न ले लेता है और अलाइड पावर उसकी विक्ट्री हो जाती है। जर्मनी सरेंडर कर देता है, जापान सरेंडर कर देता है, वगैरह वगैरह, राइट। सो हियर वी स्टार्ट दिस वीडियो। सर बता दूं मैं आपको कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो कि हॉरिबल डिजास्टर लेके आया था पूरी दुनिया में, बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था, बारबेरियस तरीके से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। वर्ल्ड लीडर्स उसके बाद, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद सोच में पड़ गए थे कि दोबारा ऐसा ना हो। उसके लिए उन्होंने एक पीस एंड सिक्योरिटी को स्टेबलाइज करने के लिए, मेंटेन करने के लिए, वर्ल्ड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए उन्होंने लीग ऑफ नेशंस को भी स्टैब्लिश किया था, राइट। लेकिन विद इन 20 ईयर्स क्या होता है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर फिर से स्टार्ट हो जाता है, लीग ऑफ नेशंस तरीके से फेल हो जाता है, राइट। उसके पीछे बहुत सारी रीजंस भी होते हैं। हमारा पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस 1919 का फेल हो जाता है, लीग ऑफ नेशंस फेल हो जाता है। उसका रीजन ये होता है कि जर्मनी दोबारा उभर कर सामने आता है। नाजिज्म, डिक्टेटरशिप जो था, और इटली में मोसोलिनी जो थे, फासिज्म को लेकर दोनों डिक्टेटरशिप उभर कर सामने आते हैं। जापान में मिलिटराइजेशन फिर से बढ़ जाता है, ये सब चीज़ें कुछ होती है। सो चाहे एग्रेसिव नेशनलिज्म की बात करें इटली के बारे में, इटली पर्टिकुलरली ऑपोजिशन टू फ्रांस देख सकते हैं दोस्तों, फ्रांस पर कब्जा जमाता है। उसके बाद एबिसिनिया में 1935 में वो अपना कब्जा जमाता है, 1934-35 में, राइट। स्पेनिश सिविल वॉर होता है इस तरीके से। उसके बाद फिर एग्रेसिव नेशनलिज्म ऑफ जर्मनी के बारे में बात करेंगे। सो हिटलर ने अपने जो पर्टिकुलर उसकी जो ऑटोबायोग्राफी है, मेन कैंप के नाम से हम लोग जानते हैं, मेन कैंप, राइट। तो उसमें उन्होंने क्लियरली अपने ओपिनियन को एक्सप्रेस किया था कि फर्दर एक्सपेंशन के लिए वो जर्मनी को इतना कैपेबल बनाएंगे कि दोबारा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में अपनी हैसियत बनाएगा। नॉट ओनली पॉलिटिक्स, पूरा दुनिया में अपना बोलबाला और इन्फ्लुएंस को कायम करेगा, स्टैब्लिश करेगा, राइट। अपनी फॉरेन पॉलिसी को फॉलो करते हुए उन्होंने बहुत सारे फर्दर वन बाय वन सब्सिक्वेंटली उन्होंने कामयाबी हासिल तो की, लेकिन लास्ट में जाकर वो खुद को सुसाइड करने पर मजबूर हो जाते हैं। वेल, ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स को लेकर पर्टिकुलरली हिटलर बहुत ज़्यादा खफा थे बात को लेकर। हिटलर का मानना था कि वो लोग प्योर आर्यन ब्लड है और इस हिसाब से पूरे दुनिया में हुकूमत करने का, राज करने का इन्हें ही एक लीगल परमिट देना चाहिए कि यही है एग्जैक्टली मतलब ये लोग हुकूमत करने के लिए ही बने। वेल, जर्मनी 1933 में लीग ऑफ नेशंस डिसआर्मामेंट का जो मामला रहता है वो कहीं ना कहीं लीग ऑफ नेशंस को छोड़ देता है। नॉन एग्रेशन पैक्ट होता है बिटवीन पोलैंड एंड जर्मनी, वो भी लास्ट में जाकर 1939 में वो हमला कर देता है। रेस्टोरेशन ऑफ सार बाय जर्मनी के बारे में अगर हम लोग बात करें, सो सार नाम की जो जगह है जो उससे छीन ली जाती है, वो दोबारा उस पर अपना कब्जा जमा लेता है। वेल, रीआर्मामेंट होता है इस तरीके से जर्मनी को लेकर। एंग्लो जर्मन नवल एग्रीमेंट जो होता है 1935 में इस तरीके से, राइट। वेल, कॉन्क्वेस्ट ऑफ राइनलैंड के बारे में हम लोग जानते ही है।
1936 में दोबारा यहाँ पर राइनलैंड पर वो अपना कब्जा जमा लेते हैं। रोम बर्लिन टोक्यो एक्सिस्ट बन जाता है। रोम बर्लिन पता है 3 अलग अलग कंट्रीज के ये कैपिटल सिटीज है। रोम जो कि इटली, बर्लिन जो कि जर्मनी, एंड टोक्यो जो कि जापान। ये पहले रोम बर्लिन एग्जिस्ट होता है, फिर बाद में रोम बर्लिन टोक्यो एग्जिस्ट के नाम से जाना जाता है इन द ईयर 1936, राइट। सो इस तरीके से देखिए, जैसे वर्ल्ड वॉर वन में जिस तरीके के हालात बन रहे थे, ट्रिपल इंटेंट, डुअल अलायंस वगैरह वगैरह इस तरीके से बन रहे थे, जो अलायंसेस बन रहे थे वो अलायंसेस अब दोबारा बनना शुरू हो गए और मिलिटराइजेशन दोबारा स्टार्ट हो गई थी, राइट। लेकिन इस वक्त ब्रिटेन एंड फ्रांस की जो पॉलिसी थी, दैट इज नोन एज पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट। या दोस्तों, ट्रीटी ऑफ वर्साइज के बाद जो 2 सुपर पावर थे, जो बड़े सुपर पावर्स थे, इंग्लैंड एंड फ्रांस एंड यूएसए वगैरह वगैरह, इनको ऐसा फील हो रहा था कि लाइक टू सम एक्सटेंट जो जर्मनी के साथ हुआ है वो वाकई ही अनएक्सेप्टेबल था, जस्टिस के खिलाफ था। सो अगर ऐसे सूरत हाल में, ऐसे कंडीशन में, सर्कमस्टेंसेस में, अगर जर्मनी थोड़ा सा जो उसके हाथ से जो इलाके निकल गए थे उस पर दोबारा अगर अपना कब्जा जमा रहा है, तो उसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए वगैरह वगैरह। जर्मनी को थोड़ा सा स्टेटस देना चाहिए। अब ये किस टाइप की पॉलिसी थी वो तो स्कॉलर्स के नजदीक में अलग अलग क्रिटिसिज्म को क्रिएट करता है, दैट इज अनदर सॉर्ट ऑफ स्टोरी। वेल, यहाँ पर उसके बाद फिर देखा जा सकता है अपीजमेंट पॉलिसी को फॉलो करते करते 1939 में अपीजमेंट पॉलिसी को भी तोड़ना पड़ता है बिकॉज ऑफ द फेलियर ऑफ द लीग ऑफ नेशंस एंड डिफरेंट रीजन्स में उनका ऑक्यूपेशन। इस तरीके से ऑस्ट्रिया में भी वो ऑक्यूपाई कर लेते हैं नाजी, राइट। एंड कॉन्क्वेस्ट ऑफ चेकोस्लोवाकिया 1938 में होता है। इन्वेजन ऑफ पोलैंड जो अल्टीमेटली लीड करता है टुवर्ड्स द आउटब्रेक ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है इन द ईयर 1939, सितंबर 1939। सो ये सब कुछ चीजें होती है। वेल, यहाँ एग्रेसिव नेशनलिज्म के बारे में बात करें, जापान के बारे में, कॉन्क्वेस्ट ऑफ मंचूरिया जो कि चाइना में एक जगह का नाम है मंचूरिया, वहां पर अपना कब्जा जमा लेता है। 1931 में एक इंसिडेंट होता है वहां पर, राइट। सो अटैक कर देता है इस तरीके से चाइना में। सो यहाँ पर लीग जो उसका बेसिक जो मोटिव था, दोबारा जंग ना हो या फिर कोई भी कंट्री, मेंबर कंट्री जो है उससे दूसरे कमजोर कंट्री पर हमला ना करे, दोबारा पीस एंड सिक्योरिटी को नुकसान ना पहुंचे, तो ये जो अपने बेसिक जो मोटिव है उसमें फेल हो जाता है। अल्टीमेटली लीग ऑफ नेशंस के फेलियर हो जाने की वजह से, अपीसमेंट पॉलिसी के फेलियर हो जाने की वजह से, सो इस तरीके से दूसरे कंट्रीज में अब इंग्लैंड और फ्रांस को फील होने लगा था कि पोलैंड के बाद अब इनका नंबर है, तो अल्टीमेटली ये लोग आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स बैटलफील्ड बिटवीन अलाइड पावर एंड एक्सिस पावर। यहाँ से ये वो मामला सेकेंड वर्ल्ड वॉर वाला फिनोमेना उभर कर सामने आता है। वेल, यहाँ पर आउटब्रेक, सेकेंड वर्ल्ड वॉर आउटब्रेक होने के बाद दो अलग अलग एक जगह अलाइड पावर जो कंसिस्ट करती है ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया एंड अमेरिका, एंड दूसरी साइड एक्सिस पावर, अलाइड पावर एंड एक्सिस पावर, राइट। तो एक्सिस पावर में जर्मनी, इटली एंड जापान, ये तीनों पावर शामिल होती है। और घमासान युद्ध होता है यहाँ इन दोनों के बीच में। इसको ऑल वॉर भी कहते हैं हम लोग, ग्लोबल वॉर भी कहते हैं हम लोग, क्योंकि सिर्फ जानी तौर पर, माली तौर पर नहीं, बल्कि हर तरीके से यहाँ पर नुकसान सहना पड़ा था, राइट। सो यहाँ पर पर्टिकुलरली अगर देखा जाए, कल ये जो वॉर होती है 1 सितंबर 1939 से लेकर 2 सितंबर 1945 तक जारी रहती है। एक बहुत बड़ा युद्ध होता है ग्लोबली और इसमें बहुत ज्यादा नुकसान होता है, इन शॉर्ट अगर कहा जाए तो, राइट। वेल, अगर जब जंग की शुरुआत हुई थी, बिगिनिंग ऑफ द वॉर में ऑक्यूपेशन ऑफ पोलैंड, एनेक्सेशन ऑफ बाल्टिक स्टेट्स, फॉल ऑफ डेनमार्क एंड नॉर्वे, कॉन्क्वेस्ट ऑफ बेल्जियम, होलैंड एंड लग्जमबर्ग, फॉल ऑफ फ्रांस, अटैक ऑन इंग्लैंड, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई थी। लेकिन यहाँ पर कॉजेस, रिएक्शन ऑफ इंग्लैंड एंड अमेरिका, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और ड्रामेटिकली पूरा का पूरा गेम तब चेंज हो जाता है जब अमेरिका पर्टिकुलरली इस वॉर में शामिल हो जाता है। और पर्टिकुलरली अमेरिका के शामिल होने का रीज़न यही है कि अमेरिका का जो एक अमेरिका में एक जगह है पर्ल हार्बर,
तो पर्ल हार्बर पर हमला कर दिया जाता है, जापान उस पर हमला कर देता है, राइट। पर्टिकुलरली हिदेकी तोजो, वो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर होते हैं, जापान के न्यूली इलेक्ट किए जाते हैं। तो वो 7 दिसंबर 1941 को वो पर्ल हार्बर पर हमला कर देता है, राइट। लेकिन बाद में यूएसए भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में शामिल होता है एंड जापान को भी सबक सिखाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि पहली बार न्यूक्लियर पावर का यूज हुआ था दुनिया में, राइट। तो हिरोशिमा नागासाकी, दो अलग अलग जगह पर न्यूक्लियर पावर का यूज किया गया था। सो दैट इज अनदर सॉर्ट ऑफ स्टोरी। यहाँ पर पर्टिकुलरली यहाँ से ड्रास्टिकली मामला चेंज होने लगता है एंड यहाँ से अब एक्सिस पावर की हार होना शुरू हो जाती है। नॉर्थ अफ्रीका में सबसे पहले हार होती है, मोसोलिनी यहाँ पर हारते हैं, राइट। एंड देन पर्टिकुलरली यहाँ पर डी डे अलाइड पावर के जरिए भी मनाया जाता है। हिस्ट्री में डी डे के नाम से भी हम लोग जानते हैं, डी डे और डिलीवरेंस डे इन हिस्ट्री। 6 जून 1944 को एट डाउन द अलाइड फोर्सेस कंसिस्टिंग ऑफ 1,56,000 सोल्जर्स, वो लैंड करते ऑन 5 सेंटर्स ऑफ द कोस्ट ऑफ नॉर्मैंडी कवरिंग अबाउट 60 माइल्स। यहाँ नियरली 11,000 वॉर प्लेन्स रेडी रहते हैं डिफेंस के लिए, राइट। तो ये कहीं ना कहीं इंग्लिश चैनल को क्रॉस करते हैं बाय 4,000 वॉरशिप्स। दिस डे इज मेमोरेबल एज द डी डे और डिलीवरेंस डे। यहाँ पर फिर बाद में जर्मनी को भी सरेंडर करना पड़ता है। बीच में एक कॉम्प्लेक्स फिनोमेना है, क्या प्रोसेस रहा वो मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ इन शॉर्ट, बट टच एंड गो। यहाँ जर्मनी हैड टू फेस अ 3 pronged attack by allied army since September 1944। रेड फोर्स जो थी रशिया की, वो कॉन्कर कर लेती है बर्लिन ऑन May 2nd 1945, राइट। रीऑक्युपेशन होता है ऑफ फ्रांस बाय द अलाइड फोर्सेस, जो क्लियर करता है हिटलर दैट हिज डेज वर नंबर्ड, राइट। तो उल्टा काउंटडाउन स्टार्ट हो जाता है। 30 अप्रैल 1945 को हिटलर सुसाइड कर लेते हैं एंड अल्टीमेटली यहाँ पर उनके सुसाइड के बाद वहां पर कोई इंपॉर्टेंट फेस होता नहीं है जो फर्दर एक्सिस पावर की तरफ से इस वॉर को लीड करे। जापान भी सरेंडर कर देता है जब उन पर हमला कर दिया जाता है 8 अगस्त को, राइट। सो यहाँ पर 6 अगस्त और 8 अगस्त दो अलग अलग सेपरेट डेट में यहाँ पर हिरोशिमा और नागासाकी, दो अलग अलग जगह में ये लोग न्यूक्लियर बॉम्ब को यूज करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर अब जापान भी सरेंडर करने पर मजबूर हो जाता है। सो ये थी एक छोटी सी स्टोरी अबाउट सेकेंड वर्ल्ड वॉर। टिल देन अगर आपको वीडियो पसंद आया है सो प्लीज लाइक